कह रहे हैं, सुनते हैं। अधिशासी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आपके सफल निर्वाचन के उपरांत सामूहिक रूप से आप सबकी उपस्थिति प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यहां पर हुई है। मैं सबसे पहले आप सबको और विभिन्न जनपदों में वर्चुअली जो पार्षदगण जुड़े हुए हैं उन सबको निर्वाचन की हृदय से बधाई देता हूं और एक सफल कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में सबसे अधिक नगर निकाय हैं। 762 नगर निकाय हैं, जिनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं और 545 नगर पंचायतें हैं। इन 762 में चुनाव होना था। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि चुनाव टल जाए, चुनाव में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया, न्यायालयों का सहारा लिया, लेकिन हमारे नगर विकास की टीम पूरी मजबूती के साथ डटी रही, एक एक मुद्दे का निस्तारण करती रही। पहली बार प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हुए संपन्न हुए और जिसका परिणाम था कि आप सब यहां पर विजयी होकर के आए हैं, या जनपदों में हमारे पार्षदगण विजयी होकर के आए हैं। इतना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव लोगों की कल्पना के बाहर है। एक भी घटना नहीं घटित हुई। चुनाव कब और कैसे हो गया कोई पता ही नहीं था। पहले लोग बोलते थे कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव को इसको हम लोगों ने 35 दिन से कम समय में पूरा चुनाव संपन्न किया। राज्य निर्वाचन आयोग जब चुनाव कराने जा रहा था तो उन्होंने सरकार के सामने प्रस्ताव भेजा कि कम से कम 4 चरणों में चुनाव होना चाहिए। हमने कभी 4 चरणों में चुनाव का मतलब 2 महीने लगेंगे, इसका मतलब 2 महीने तक कोई भी कार्य प्रदेश में नहीं होगा। तो उन्होंने कहा इससे कम में हम करा ही नहीं सकते, इतना बड़ा चुनाव है। 4 करोड़ 32 लाख मतदाता हैं, 6.5 से 7 करोड़ की आबादी निवास करती है नगर निकायों में, कैसे हो पाएगा चुनाव? तो हमने कहा भी आप 1 चरण में कर लीजिए। उन्होंने कहा संकट होगा। अरे हमने कहा संकट नहीं होगा, पुलिस फोर्स हम उपलब्ध करवा देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। उन्होंने कहा नहीं, 1 नहीं, कम से कम 3 में। मैंने कहा 3 में नहीं, फिर 2 में आप करवाइए। और 2 चरणों में चुनाव आपने देखा होगा, कितना पता ही नहीं लगता था कि चुनाव भी इतने शांतिपूर्ण तरीके से हो सकते हो। और सचमुच हमारे राज्य निर्वाचन आयोग, प्रशासन, पुलिस और नगर विकास की टीम ने इस पूरे कार्यक्रम को जिस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया है, आज आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति यहां पर हम सबको महापौर के रूप में, चेयरमैन के रूप में और जनपदों में पार्षद के रूप में देखने को मिल रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आम जनमानस की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले, नगरीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आप सभी माननीयों का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से अभिनंदन करता हूं और अपनी इस पूरी टीम को, जिन्होंने सकुशल इस पूरे चुनाव को संपन्न कराने में अपना योगदान किया है, इनको मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और एक कार्य की अपनी कुशलता को सफलता की नई मंजिल तक पहुंचाने के लिए उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देश के प्रति जो विजन है वह सबके सामने है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। दुनिया किसी भी संकट के समय आशा भरी निगाहों से उनकी ओर देखती है। उनका नेतृत्व
भारत के 140 करोड़ नागरिकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का तो कारण बन ही रहा है। दुनिया के अंदर रह रहे 600 करोड़ से अधिक की आबादी के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारण बन रहा है। और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करती है, उन्हें सम्मान देती है। आपने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के 3 देशों की यात्रा को देखा होगा, जब 19 मई से 24 मई के बीच 6 दिवसीय यात्रा में प्रधानमंत्री जी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए थे। उस दौरान आपने देखा होगा कि G7 से जुड़े हुए दुनिया के सभी बड़े देशों के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले। उस दौरान आपने देखा होगा कोई भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र अपने समकक्ष का सम्मान सामान्य प्रोटोकॉल और एक अभिवादन से करता है, लेकिन पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत प्रोटोकॉल तोड़ करके देर रात्रि में स्वागत के लिए स्वयं उपस्थित थे और प्रधानमंत्री से जब मुलाकात की तो पैर छू करके उनका अभिवादन करके उन्हें सम्मान देने का काम किया। भाइयों बहनों, पापुआ न्यू गिनी ने और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि मोदी इज द बॉस, यानी मोदी हम सब के नेता हैं। यह मान करके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया और अमेरिका, जिसे हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मोदी जी हमारी इच्छा होती है आपका ऑटोग्राफ लें। भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है। इस नए भारत के अनुरूप हम सबको भी बनना पड़ेगा और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के नगरीय जीवन के भाग्य विधाता के रूप में जनता जनार्दन ने दायित्व आपको दिया है। एक बड़ा दायित्व है आपके ऊपर, बहुत कुछ आप कर सकते हैं और जितनी ताकत आपके पास है, महापौर के पास, चेयरमैन के पास, आपके बोर्ड के पास, मुझे लगता है इस ताकत का सही इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो एक लंबे समय तक आपका कार्यकाल स्मरणीय होगा लोगों के लिए। और उस कार्यकाल को स्मरणीय बनाने के लिए ही आपको एक दिवसीय कार्यशाला के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। आपने पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। हर एक क्षेत्र में देश ने प्रगति की है। पहली बार आपने देखा होगा इन 9 वर्षों में स्मार्ट सिटी का भी एक नया विजन देश को मिला। अमृत योजना के अंतर्गत हर बड़े शहरों में सीवर लाइन बिछना है, हर घर नल की योजना लागू होनी है, स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की एलईडी स्ट्रीट लाइट में बदलनी है। यह भी आपने देखा है। इन सब पर यहां विभिन्न सत्रों में चर्चा भी हुई होगी, लेकिन उन सबको मुझे लगता है कि आपको अपने नगरीय जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश को नगर विकास मंत्री जी जब यहां पर अपना उद्बोधन दे रहे थे, उन्होंने एक बात कही, पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी जिन्हें आप कहते हैं, ठेला, खोमचा, रेड़ी लगाने वाले, इन पटरी व्यवसायियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का जो कार्यक्रम है, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने उनकी आत्मनिर्भरता के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया और अब तक लगभग 12 लाख पटरी व्यवसायियों को अकेले उत्तर प्रदेश में ब्याज मुक्त ऋण मिला है और इसीलिए उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। आज नंबर 1 का पुरस्कार उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग भारत सरकार से ले रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 12 लाख से अधिक तो मकान बन चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने अब तक जो मकान दिए हैं 17.5 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया है नगरीय क्षेत्र में। और अगर ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें जोड़ेंगे
तो पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हुआ है। 54 लाख गरीबों को। आप सोचिए 17 के पहले, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्र में जो स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी कैसे बेतरतीब होती थी। तो ठीक है, उसमें बहुत सारी जगह बिजली नहीं आती थी तो लाइट का कोई मतलब ही नहीं होता था। लेकिन जब 17 के बाद बिजली आने लग गई तो हम देखते थे कोई नीली है, कोई पीली है, कोई हरी है, कोई लाल है, कोई जलती थी, कोई नहीं जलती थी। कोई अचानक बिजली आई तो जैसे बिजली का एक झटका लगा उसी में जलती हुई अन्य लाइटों को भी बंद कर देती थी। आज ऐसा नहीं है। आज तो किसी भी नगर में आप जाएंगे, और अब तो नगर ही नहीं, अब तो गांव में भी आप जाएंगे, जो नए नगर पंचायतें बनी होंगी वो किसी बड़ी ग्राम पंचायत को बना करके ही हम लोगों ने नई नगर पंचायत बनी है। वहां भी आप जाके देखेंगे तो एलईडी स्ट्रीट लाइट आपको दिखाई देगी, एक जैसी कलर की दुधिया कलर से चमकती हुई लाइट उस पूरे नगर की शोभा को बढ़ाती है। वह शोभा केवल उस नगर की नहीं बढ़ती है, उस नगर के नागरिकों की भी बढ़ती है। और दूसरा उसका लाभ क्या है, जब हम हेलोजन लगाते थे, बेतरतीब लाइट लगाते थे, वह लाइट बिजली ज्यादा खर्च करती थी, साथ साथ कार्बन उत्सर्जन भी करती थी, पॉल्यूशन होता था, एक वायु प्रदूषण। उस पॉल्यूशन, आप किसी हेलोजन वाले स्थान पर रात्रि भर जो जल रहा हो और उसके नीचे थोड़ा आप खड़े हो जाइए एक समय, जब वो 3-4 घंटे जले और उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो बहुत वैसी स्मेल आती है। यानी आप कुछ देर आप वहां खड़े हो जाएंगे, ज्यादा देर खड़े हो जाएंगे, आपको लगेगा मुझे झटका आ जाएगा, यानी आपको चक्कर आने लग जाएंगे। यानी एक प्रकार का गैस उत्सर्जित होता है और वह प्रदूषण का कारण है। एलईडी स्ट्रीट लाइट कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर ले जाने का कार्य करता है, बिजली की बचत भी होती है। और ये जो एलईडी स्ट्रीट लाइट हम लोगों ने नगरीय क्षेत्र में लगाए, इन नगरीय क्षेत्रों में जितनी भी एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाए, इसमें नगर विकास ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, बल्कि हेलोजन को उतार करके एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। 5 साल का रख रखाव की जिम्मेदारी भी उन कार्यदायी संस्था को दिया और कहा कि आपको पैसा वही मिलेगा जो इसके कारण बिजली की बचत होगी, उसी से आप पैसा कमाएंगे, उसके अतिरिक्त कोई पैसा नगर विकास नहीं देगा। भाइयों बहनों, देखो आपने देखा होगा ना कि आम के आम और गुठली के भी दाम हो गए, पैसा भी नहीं लगा, नगर अच्छा भी हो गया, प्रदूषण से मुक्ति भी हो गई और साथ साथ फ्री में आपकी एलईडी स्ट्रीट लाइट पूरे नगरीय क्षेत्र में हर जगह जगमगाती हुई दिखाई दे रही है। यह कार्य नगर विकास ने प्रारंभ किया और आज नगरीय विकास और अच्छा दिखाई देता है। आपने देखा होगा दूसरा, प्लास्टिक के खिलाफ अभियान। पहले होता क्या था, सुबह सफाई किया, थोड़ी हवा चली और पता लगा फिर कूड़े का ढेर कहीं दिखाई देने लगता, सड़क पे जगह जगह कूड़े का ढेर दिखाई देता था। नाली आप कितनी सफाई कर लो, फिर से प्लास्टिक उड़ के आता था और नाली को चौक कर लेता था। आज ऐसा नहीं है, आज तो इसमें परिवर्तन दिखाई दिया है। आज नालियां काफी हद तक साफ दिखती है, नगरीय क्षेत्र में कूड़े का ढेर नहीं दिखता है, गाय प्लास्टिक खाने से नहीं मरती है। जिन नगर निकायों ने प्रभावी क्रियान्वयन किया है वहां पर स्वच्छता भी उतने अच्छे ढंग से दिखाई देती है। मुझे उत्तर प्रदेश के सभी नगर निकायों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं कह सकता हूं 2017 की तुलना में स्वच्छता का कार्यक्रम बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ा है, लेकिन उससे भी आगे के कदम के लिए हमें तैयार होना होगा, उससे भी आगे के लिए। और इसमें छोटे से परिवर्तन से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। खासतौर पर स्वच्छता मिशन के बारे में जो यहां पर बात हो रही थी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी को स्वच्छता कितनी प्यारी है। उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को जिस अभियान की शुरुआत की थी उसमें स्वच्छता अभियान की थी और उसमें स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर के उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और हमारा प्रयास भी होना चाहिए। हम अपने घर को अच्छा रखते हैं,
अपने नगर को अच्छा रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये हमारी होनी चाहिए। जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे ही अपने नगर को भी हम साफ सुथरा करें। यह काम महापौर का भी है, चेयरमैन का भी है, पार्षद का भी है। जो अधिकारी हैं वे अब उनका सहयोग करेंगे, वे उनका सहयोग करें। पहली प्राथमिकता स्वच्छता का होना चाहिए। स्वच्छ हमारा नगर साफ हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, कूड़े का ढेर कहीं नहीं दिखना चाहिए। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, इससे पहले जनता जगे उठे तब तक कूड़ा साफ। साथ साथ हमें नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता कमेटी का गठन भी करना चाहिए, वार्ड वाइज, मोहल्ला कमेटी, मोहल्ला स्वच्छता कमेटी। मोहल्ला स्वच्छता कमेटी का काम क्या होना चाहिए? वो लोगों को बताएं, घर का कूड़ा घर के ऊपर से सीधे फेंक करके नाली को निशाना लगा करके ना फेंके, बल्कि घर का कूड़ा जब लाते हैं इकट्ठा करिए और जब अपने घर में ही एक डस्टबिन रख ले और उसमें जैसे ही जब वहां पर कोई गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए आती है उसमें डालिए, या जहां कूड़ादान है वहां ले जाकर के आप डालेंगे, अच्छा लगेगा। एक सिस्टम के साथ आप जुड़ेंगे। लोगों को बताना पड़ेगा, अगर नगर को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, जिन नगरों ने देश के अंदर स्वच्छता के मानक स्थापित किए हैं वहां पर नगर निकाय के बोर्ड और प्रशासन, उससे जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं, उनके साथ साथ आम नागरिकों को उसके साथ जोड़ने का जो कार्यक्रम हुआ, जब ये जन आंदोलन बना तब उन नगरों ने अपने को एक मानक स्थापित किया। और यह नगरीय जीवन में स्वच्छता के मानक को स्थापित करने के लिए मोहल्ला स्वच्छता कमेटी का गठन करना, वार्ड स्तर पर कमेटी का गठन करना, नियमित रूप से उनके साथ बैठना, कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन कर रहा है तो उसके साथ संवाद बनाना, और फिर एक बार दो बार बातचीत करने के बाद नहीं होता तो चेतावनी दिलवाना, और तीसरी बार फिर उसको फाइन करवाना। ये कुछ कार्यक्रम चलेंगे, पहला संवाद का हो, फिर चेतावनी का हो, और तीसरी बार दंडित करने का हो, फाइन हो उसमें। भाई इन्होंने ये किया है, गंदगी फैलाई है, जानबूझ के गंदगी फैला रहे हैं, हमारे नगर को गंदा कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमारी होनी चाहिए। स्वच्छता के कार्यक्रमों को आपने बढ़ाया आगे, तो आपको यह भी देखना चाहिए कि लोगों की आवश्यकताएं क्या है, लोग क्या चाहते हैं। हर घर नल, सरकार भी इस कार्यक्रम को ले रही है, पर्याप्त पैसा दे रही है, और मैं चाहूंगा हर नगर निकाय को अपनी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। शुद्ध पेयजल, पाइप पेयजल की योजना लागू रखो, लेकिन साथ साथ लोगों को हम आदत भी डालें कि पानी की उतनी ही खपत करें जितनी आवश्यकता हो, और फिर यूजर चार्ज देने की आदत भी डालें। यूजर चार्ज अगर लोग देना शुरू करेंगे, आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फोन का बिल जमा करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करेंगे उसके बाद कहेंगे कि साहब हम नहीं पैसा देंगे, तो स्वयं ही आपका फोन काट देगा, आगे आप फोन ही नहीं कर पाएंगे, फिर सुविधा जो आपके पास है उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। यूजर चार्ज की आदत डालनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, और हर व्यक्ति इसको करना प्रारंभ कर देगा। इस प्रयास के साथ आगे बढ़ना है। स्वच्छता के बाद शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो। आपको यह भी व्यवस्था करनी चाहिए कि कहीं भी सड़कों पर अतिक्रमण न हो। आपका नगर सुगम यातायात की दृष्टि से अच्छा नगर निगम, अच्छा नगर पालिका, अच्छा नगर पंचायत दिखाई दे। इसके लिए स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित पुनर्वास करना, जो खाली जमीन हो वहां पर उनका पुनर्वास करना, उनके लिए छोटे छोटे वहां पर दुकानें उनके लिए बनवा करके देना, उनको देना, या ठेला बना करके उनको देना कि भाई देखो आप यहीं पे रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे, सड़क पे नहीं लगाएंगे। रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ये सड़क पे नहीं होगा, इसके नियम होते हैं। स्टैंड कोई भी स्टैंड हो, बस स्टैंड हो, टैक्सी स्टैंड हो, उनके पास पार्किंग का स्पेस हो। सड़क इसके लिए नहीं होती, सड़क चलने के लिए होती है। सड़क जब आपके यहां सुगमता से चलने के लिए होगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, कोई जाम में नहीं फंसेगा, लोगों के पास अच्छे मैसेज होंगे, गंदगी भी नहीं होगी।
लोगों के अच्छे मैसेज होंगे, लोग कहेंगे अच्छा इतनी अच्छी, इतनी सुंदर नगर निगम, इतना अच्छा नगर पालिका, इतनी अच्छा नगर निकाय, नगर पंचायत, लोग आपके बारे में अच्छी धारणा बनाएंगे। स्ट्रीट लाइट शाम को चेक करना, स्ट्रीट लाइट जल रही कि नहीं जल रही है। पर्व और त्योहारों के समय आपने जब लखनऊ में आप आए होंगे, लखनऊ में आप देखेंगे कभी या कुछ और नगरों में देखते होंगे, स्पाइरल लाइटिंग से कुछ रूट्स को सजा करके रखा गया है। नगर की शोभा होती है, कोई आएगा देखेगा कितना अच्छा नगर है, वाह यहां के लोग देखो कितने अपनी नगर को खूबसूरत बना के रखते हैं, लोगों के मन में अच्छा मैसेज लेके जाएगा। इस स्ट्रीट लाइट के साथ साथ स्पाइरल लाइट तिरंगा के साथ अगर आप लगाएंगे तो आपके नगर की एक शोभा वह भी दिखाई देगी कि आपका नगर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। स्ट्रीट लाइट जलती हुई दिखाई देनी चाहिए। अब वहां पे जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था, जैसे आपके सामने चैलेंज आएगा, बरसात आएगी, 15 नवंबर के बाद बरसात शुरू हो जाएगी, अभी से प्रयास होना चाहिए। जो मौजूदा नाली है, नाले हैं, इसको डिसिल्ट करना, जितना सिल्ट है, जितना कचरा होगा वो सबको साफ करके हटा देना। सारी पूरी जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो, इसको अगर आप वहां पे कर देंगे बहुत अच्छी व्यवस्था आपकी दिखेगी। जल जमाव कहीं नहीं होगा, लोगों के पास मैसेज होगा, देखो ये नया बोर्ड आया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, जल जमाव नहीं हुआ है। छिड़काव करना, फॉगिंग हो या फिर वहां पर जो भी अन्य इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो, वहां पर हमें सुबह शाम इसकी व्यवस्था देखना। सफाई हुई उसके बाद चूना छिड़काव कर दिया, शाम के समय मच्छर आदि इसको भगाने के लिए, मारने के लिए फॉगिंग की व्यवस्था कर दी। ये सभी कार्यक्रम अगर आपके चलते हुए दिखाई देंगे। आवारा और निराश्रित गौवंश है, उसके लिए कान्हा उपवन को मैं उसको भेजने की व्यवस्था करना। आवारा कुत्ते हैं, उनके लिए नगर निकायों के पास व्यवस्था होती थी, उसको पुनर्जीवित करके लोगों को इन सभी आतंकों से मुक्त करना। नगरीय क्षेत्र में बहुत सारे लोग आते हैं जो अपना काम धंधा ढूंढने के लिए आते हैं, कोई सहारा नहीं होता उनके पास, आते हैं बेचारे किसी पटरी में सो जाते हैं और पता लगता है कि बहुत सारे बच्चों का अपहरण हो जाता है, उसमें नाबालिग बच्चे उनका अपहरण हो जाता है। या सड़क पे लेटे हैं, पता लगा कोई ट्रक आया, अनियंत्रित हुआ, ट्रक उनके ऊपर चढ़ गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब सोचिए किसी परिवार का कमाने वाला एक व्यक्ति और उसकी इस प्रकार से दर्दनाक मौत हो जाए, क्या उस परिवार में बीतती होगी। हम किस समाज में रह रहे हैं, क्या हमारी मानवीय संवेदनाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि रेन बसेरा हो और हर नगर निकाय में रेन बसेरे में व्यवस्था हो कि कोई भी व्यक्ति बाहर का आया है, काम धंधा करने के लिए आया, मजदूरी करने के लिए आया है, नगर में रुक गया है, कोई व्यवस्था नहीं, पहले धर्मशालाएं हुआ करती थी, अगर व्यवस्था नहीं, हमारा नगर निकाय रेन बसेरा बना करके उनके रहने की व्यवस्था करेगा और सुरक्षित रहने की व्यवस्था, महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था हो, पुरुषों के लिए अलग रहने की व्यवस्था हो और सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम वहां पर होना चाहिए। हाँ, कोई उसका दुरुपयोग न करे, जरूर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमें यह व्यवस्था देनी पड़ेगी। कोई नगर में भीख न मांगता हुआ दिखाई दे, इसके लिए हमें अवेयरनेस पैदा करना। जो संस्थान ऐसे हैं जहां पर ऐसे लोगों की व्यवस्था है, वहां पर उनको ले जाना, अगर वे बीमार हैं उनका उपचार कराना, दिव्यांग हैं उनको शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना, लेकिन सड़क में भीख न मांगे, शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ा देना, यह महत्वपूर्ण होगा। इस कार्यक्रम को उसके साथ जोड़ देना। ये जो नए क्षेत्र नगर निकाय में आती आए हैं या जो हमारे नए नगर निकाय बने हैं, इन नए क्षेत्रों के विकास के लिए भी पैसा उपलब्ध कराया गया, उस पैसे का सही उपयोग हो। हमारा प्रयास होना चाहिए, आपके पास नगर निकाय के पास जमीन होती है, उस जमीन का कोई अपने नाम पे आवंटन न कराए, उस जमीन पे कोई गलत व्यक्ति कब्जा न करने पाए, उस जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा करके उसका दुरुपयोग न करने पाए। उस जमीन का इस्तेमाल या तो गरीबों के लिए आवास की सुविधा के लिए होनी चाहिए, या उसका इस्तेमाल हमें नगर निकाय से जुड़े हुए, नगर निकाय के से जुड़े हुए कहीं पे टैक्सी स्टैंड के लिए करना चाहिए,
कहीं पे पटरी व्यवसायियों के पुनर्वास के लिए करना चाहिए और कहीं पर उसका कॉमर्शियल उपयोग करते हुए नगर निकाय की आय और मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए करनी चाहिए। आप देखेंगे मल्टी लेवल पार्किंग में जितना पैसा आपका उसमें लगेगा वो पैसा स्वयं वहां से वापस आ जाएगा। मल्टी लेवल पार्किंग क्यों? मल्टी लेवल पार्किंग मत दीजिए। आपने 2 बेसमेंट दे दिए पार्किंग के, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में आप कॉमर्शियल दीजिए, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ को आप पार्किंग के लिए दे दीजिए। इतना अच्छा चलेगा, नगर निगम की आय भी होगी, नए लोगों को दुकानें भी मिल जाएंगी और बहुत सारे लोगों की उससे इनकम भी होगी, बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ेंगे, नगर निकाय की इनकम हो जाएगी। अस्थायी आप आय का स्रोत नगर निगम को दे रहे हैं। टैक्सेशन की जो व्यवस्था है नगर निकायों की, नगर निकाय नगर विकास विभाग के तमाम नगर निकायों ने अपनी आय को बढ़ाया है और अपनी आय को बढ़ा करके उन लोगों ने बहुत अच्छा उस पर कार्य किया है। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारा नगर निगम, हमारा नगर पंचायत, हमारा नगर पालिका आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता, देखिए सरकार का पैसा आपका अतिरिक्त पैसा हो, वेतन के खर्चे, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, जनता की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हमारा नगर निकाय स्वयं पहले अपने स्तर पर करे और सरकार का जो पैसा वो अतिरिक्त इनकम के रूप में नगर निकाय के पास आए और फिर उसका इस्तेमाल हो नगर निकाय के लिए अच्छी योजना बनाने के लिए, अच्छे कार्यक्रम चलाने के लिए। मेरा मानना है हर नगर निकाय अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना सकता है। अभी हम 10 स्मार्ट सिटी, 10 हमारे नगर निगम भारत सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत है, 7 को हमने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जोड़ा है, ये 17 नगर निगम स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। मेरा मानना है उत्तर प्रदेश के अंदर